आपके एसीएस के एग्ज़ाम में 2011 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस मिला और उसमें से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की। तो अगर इसका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 15-15 नंबर का हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट और क्रेडिट अलग अलग न दिया गया हो तो ट्रायल बैलेंस भी आपको तैयार करना होगा कि कौन किसका डेबिट बैलेंस होगा और किसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी लिखना पड़ेगा हमें। तो 10 मार्क्स आपके फिर ट्रायल बैलेंस के हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 10 मार्क्स का हो जाएगा और आपकी बैलेंस शीट है वो भी 10 मार्क्स की हो जाएगी। तो इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, सभी कैंडिडेट तैयार रहिएगा, माइक ऑन करके बोलना है कि किसका बैलेंस डेबिट होगा किसका क्रेडिट होगा। साथ साथ में हम इसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। ये आपको दिया गया है, डेबिट है या क्रेडिट है नहीं दिया गया, क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस आपका तैयार नहीं दिया गया है। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एमएस मैसेज रोमी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिया गया है बैलेंस शीट तैयार करो 31 मार्च 2010, यानी कि 2011 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एडजस्टमेंट दी गई थी, काफ़ी एडजस्टमेंट थी। 10 + 10 + 10 टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया था। चलिए जी अभी स्टार्ट कीजिए, मैं बोलता हूँ, आप बताइए बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट या क्रेडिट। ड्राइंग्स, माइक ऑन रख सकते हैं अभी आप। डेबिट सर। ओके, एक चीज़ इसमें खास है वो याद रखने वाली ये है कि क्वेश्चन में आपके में सिर्फ डिस्काउंट दिया गया है। हमें नहीं पता कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इसके दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारा खर्चा है एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट हो जाएगा। अगर डिस्काउंट मिला है तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हमें नहीं पता कि ये डेबिट का है या क्रेडिट का है। इसका इस प्रकार से आपका रेंट भी हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, जिसका हमें नहीं पता, जिसके दोनों बैलेंस हो सकते हैं। उसका क्या होगा कि उसको स्टार मार्क करके रख लीजिए और जब आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो टोटल में उतना डिफरेंस जिस तरफ आएगा ये उसी तरफ का है। डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूज़न वाली है, कोई इसको डेबिट मानेगा कोई क्रेडिट मानेगा, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तब ये क्लियर होगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। तो मैंने इसको स्टार मार्क लगाया, इसको लास्ट तक रखूँगा होल्ड। ड्राइंग डेबिट अकाउंट, चलिए ड्राइंग डेबिट 6000, डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम बना लिए हमने, तो यहाँ लिखते चलेंगे डेबिट, ठीक है 6000। अभी सभी को बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स, बोलते रहिए, अभी माइक ऑन कीजिए प्लीज। सन्ड्री डेटर्स, डेबिट सर। ओके। असिस्टेंट इंजीनियर ए, डेबिट बैलेंस कैरीज आउटवर्ड, बाहर की तरफ, सामान बाहर जाएगा कब बेचेंगे तब। क्रेडिट सर। कैरीज आउटवर्ड, देखिए जी, कैरीज मतलब अपना जो माल भाड़ा वगैरह जो खर्चा हुआ बाहर सामान गया तब, हमारा खर्चा हुआ एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, किसी की सैलरी देनी है, कोई और दूसरा खर्चा एस्टेब्लिशमेंट का, डेबिट सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट सर। जब कभी भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं लोन वगैरह तो बिजनेस को, भी तो हाँ सर सर। बस वही बताते हैं कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो लोन क्या है, आप जो बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं वो तो एक बिजनेस की तैयार कर रहे हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन लेता है, ठीक है जी। अगर देने की बात करेगा तो उसे बताना पड़ेगा कि ये लोन दिया गया है। क्लियर है जी पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ये हमने पे किया है, खर्चा है डेबिट। कैश इन हैंड, डेबिट सर। एसेट होगी हमारी। स्टॉक,
कैश इन हैंड क्या था सर? कैश इन हैंड डेबिट। एसेट है हमारा, डेबिट हो जाएगा। एसेट सारी जितनी भी सारी डेबिट है सर। ए ये ई एक्चुअली सर ट्रायल बैलेंस हुआ नहीं मेरा अभी तक है, ओके ओके जी, इसलिए आप कंफ्यूजन ही रहती ठीक है ठीक सर। आप वीडियो देख लीजिएगा। जो भी एसेट है और एक्सपेंस है उसका डेबिट बैलेंस रहेगा एई, असिस्टेंट इंजीनियर। जो भी ठीक कैपिटल हो, गेन हो या लाइबिलिटी, इनका सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, सीजीएल। मोटर कार एसेट है, डेबिट बैलेंस। कैश एट बैंक हमारी एसेट है, बोलते रहिए प्लीज। डेबिट हो जाएगी सर। डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट ये भी है। डेबिट ये हो भी जाएगी। बैड डेट्स हमारा नुकसान हो गया, Debit, sir. ओके ये जी, नुकसान हो गया, यही डेबिट। ठीक है। परचेज किया हमारा खर्चा हुआ, खरीद डेबिट। खरीद डेबिट। सेल किया वह सामान वापस आया, क्रेडिट सर। नहीं जी, डेबिट डेबिट है। सर। ओके, आप इसको याद रखिएगा कि सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, अगर सामान वापस आए तो इसका उल्टा हो जाएगा डेबिट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जितने भी आते हैं सारे सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल क्रेडिट। क्रेडिट। Credit, sir. लोन ऑन मॉर्गेज गिरवी रखने पर जो लोन है, क्रेडिट Credit, ओके जी, लाइबिलिटी में आएगा। सेल्स क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न डेबिट। 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 परचेज पेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज हमारा डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिट। ओके जी। एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है, DR ओके जी। बिल रिसीवेबल, क्रेडिट। बिल हमें मतलब रिसीव होगा पैसा, हमारी एसेट। एसेट। एसेट हो गया, डेबिट हो गया। बिल पेएबल जो हमें credit, sir. जी हमें Liability. हमें पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट। खर्चे हमारे डेबिट होंगे। रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस खर्चे हैं हमारे डेबिट। डेबिट। कैरीज इनवर्ड सामान अंदर लेकर आए या बाहर बेचा तब जो भी खर्चा हुआ, हमारा खर्चा तो है, भले ही सेल के टाइम पर हुआ हो कैरीज का, भले ही परचेज के टाइम पर हुआ हो, एक्सपेंस है हमारा डेबिट। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट। क्रेडिट। इनकम है हमारी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये डिस्काउंट का कन्फ्यूजन है, इसको होल्ड करके रखते हैं। बिल्स पेएबल क्रेडिट। बैड डेट का प्रोविजन है। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन होता है, वो क्या होता है जी? Credit side रखते हैं सर। जी, अगर हम कहें तो इसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। जी सर। ओके, ओल्ड प्रोविजन आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो बैड डेट होता है, टू बैड डेट्स, उसमें से ओल्ड प्रोविजन को क्या करते हैं, लेस या ऐड? लेस करते हैं सर। अगर आपको याद है, अगर हमने लेस किया तो इसका मतलब कि टू बैड डेट्स था वो हमारा डेबिट था, और अगर ये भी डेबिट होता तो ये ऐड होता, माइनस नहीं होगा। ये रूल याद है आपको, डेबिट के साथ अगर डेबिट आएगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन डेबिट के साथ क्रेडिट आएगा तो माइनस होगा। याद है ये रूल आपको? तो आप यहां से देख सकते हैं कि डेबिट में से अगर माइनस हुआ है ओल्ड प्रोविजन, इसका मतलब वो डेबिट नहीं है, क्या हुआ? याद रहेगा जी इस प्रकार, क्योंकि हमारे खर्चे में ऐड हो जाता है, ये खर्चे में ऐड नहीं हुआ, माइनस हुआ है, और खर्चा जो हमारा था है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट नहीं हुआ, इसका मतलब क्रेडिट हुआ है। हमारा खर्चा नहीं है इसलिए तो माइनस हुआ। अगर 5,000 का हमारा कोई सैलरी का खर्चा है और हमने कह दिया कि 10,000 की सैलरी अभी पे नहीं की है, इसका मतलब टोटल हमारी 15,000 की सैलरी है जो पैसा हमें देना है, जिसमें से 10 दिए नहीं है, 5 दे दिए हैं, तो ये तो ऐड हुई। अगर कोई कहता है कि 15,000 रुपये सैलरी का खर्चा हुआ है और 5,000 रुपये एडवांस में पे किए हैं, तो हम क्या करते हैं फिर? माइनस, क्योंकि
एक क्रेडिट एक डेबिट हो गया। तो यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न हम माइनस करते हैं बैड डेट्स में से, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। आप सीधा याद रखें, आप सीधा याद रख सकते हैं कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट का प्रोविज़न दिया गया है वो आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब हमने एक चीज़ छोड़ी, बाकी देखिए आपने जो बताया, जो भी बोला था वो सही आपके हिसाब से मैंने लिख दिया है। डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम बना दिए, लेकिन एक कॉलम हमने खाली छोड़ कर रखा है, एक इधर भी मान लीजिए कि खाली है, कि जो हमारा डिस्काउंट है वो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में नहीं पता चला, लेकिन टोटल किया लेफ्ट साइड का, डेबिट साइड का 3,27,208 आया, क्रेडिट साइड का किया 3,26,328 आया। कितना डिफरेंस आ गया जी? हमारा जो 880 का डिस्काउंट था, यही डिफरेंस यहाँ पर पता चल गया कि इस तरफ कम है, यानी कि 880 रुपये इस तरफ लिखा जाना चाहिए, और ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अगर हमने डिस्काउंट लिखा है तो ये डिस्काउंट दिया गया है या हमें मिला है, क्या होगा जी? रिसीव किया मिला है जी। मतलब हमें क्रेडिट में फायदा हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, हमें मिला है। हमें फायदा कब होगा डिस्काउंट का? जब हमें डिस्काउंट मिलेगा। इस तरफ 880 कम रह गए, ठीक है, हमने टोटल करके देख लिया, तब पता चला कि ये तो क्रेडिट का है डिस्काउंट। 880 हमने लिखे तो टोटल भी दोनों का बराबर हो गया। ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही तैयार हुआ है। आपका रेंट है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे जनरली आपका ये एक्सपेंस ही रहता है, लेकिन अगर कभी ट्रायल बैलेंस बराबर ना हो ना तो इन सब चीज़ों को जरूर देखिएगा, क्या क्या इनकी अमाउंट के बराबर डिफरेंस आया है, या तो किसी अमाउंट के बराबर होगा, जैसे 880 का डिफरेंस आया यहाँ पर, या इसके साथ में अगर एक इंटरेस्ट का कहाँ पर कुछ दिया गया था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन है 400 रुपये का, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 1280 का डिफरेंस आता है। तो आपको देखने के ऐसे दो कौन से फिगर हैं जिनका इतना टोटल बनता है, फिर हम देखेंगे कि हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है। तो डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं डेबिट को क्रेडिट या फिर क्रेडिट को डेबिट लिख दिया गया है, और जो डिफरेंस आएगा वो फिगर आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पता चला कि ये जो डिस्काउंट है ये क्रेडिट में आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ जी? 10 नंबर इसके मिल जाते हैं। चलिए, अब हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया है, ये क्वेश्चन में हमें मिलता है, हमने तैयार किया, तो इसी के आधार पर अब हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय सेल्स और कैपिटल, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने ये लिखना होता है, इसके बाद जो भी एंट्रीज होंगी उनको देखते रहेंगे। सबसे अच्छा चलिए पहले हमारी जो एडजस्टमेंट होंगी उस एडजस्टमेंट के हिसाब से स्टार मार्क कर लेते हैं, कि क्योंकि हमारी जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो तैयार करेंगे, हम सीधा बाहर आउटर कॉलम में उसी फिगर को लिखेंगे जो फाइनल है। अगर किसी में कोई बदलाव करना है, जैसे परचेज है 5 लाख की है लेकिन परचेज रिटर्न है 1 लाख की, तो परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, उसके बाद बाहर लिखेंगे 4 लाख, यानी कि जिसमें एडजस्टमेंट होगी उसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में। और जो इनर कॉलम में लिखनी है उसको हम पहले स्टार मार्क कर लेते हैं कि ये अंदर लिखनी है, ताकि गलती ना हो। गलती से अगर बाहर लिख दिया तो आप माइनस तो लिख नहीं सकते, इनर कॉलम में ही माइनस करना होता है। तो हमारी जो एडजस्टमेंट है, सबसे पहले है डेप्रिसिएशन दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल पर, तो हमें इसमें देखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग ओके मिल गया, इस पर एडजस्टमेंट होगी। मोटर कार ओके ये भी मिल गया, इस पर भी एडजस्टमेंट है, मतलब इसको हमें इनर कॉलम में लिखना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है कि जहाँ पर भी इंटरेस्ट दिया गया है मॉर्गेज ऑन लोन पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लोन लाइबिलिटी साइड में है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा डेबिट साइड में यहाँ रिकॉर्ड है। गुड्स कॉस्टिंग 1000 to 100% टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल बेसिस पर गया था। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे जिससे, बताइए प्लीज़ एक बार माइक ऑन करके, अभी अभी डिस्कस किया था, 4 अकाउंट इफेक्ट होंगे। सर Closing सेल, stock. डेब्टर और क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, डेटर और एक हमारा हो जाएगा सेल्स।
2 क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है, इसलिए इसको हम 4 बोलते हैं। ओके ठीक है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो अप्रूवल बेसिस पर फिर कितनी एंट्रीज होंगी? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, फिर सेल और रिटर्न बेसिस पर कितनी एडजस्टमेंट करनी होंगी हमें? फिर एसेट साइड में होंगी सर 2 एंट्रीज। ओके जी, इसमें हमारी सेल्स में हो जाएगी और एक डेटर्स में हो जाएगी और एसेट साइड में ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। 3 ही एडजस्टमेंट होंगी अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तो। अदरवाइज हमारी अगर क्लोजिंग स्टॉक से इसमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक तो 4 एडजस्टमेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सेल पर असर पड़ेगा और हमारा जो डेटर है उसके ऊपर असर पड़ेगा। बाकी क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा बाहर यहाँ पर रखा है 6 नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरीज अमाउंटिंग 1400 एंड रेट्स अमाउंटिंग आर ड्यू है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर एक तो सैलरी में आ जाएगा और एक रेट्स में, 2 जगह एडजस्टमेंट होगी। सैलरी ढूंढा तो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है इसके खर्चे दे रखे हैं तो इसकी एडजस्टमेंट हमें वहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सैलरी है वो तो एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे में ही होगी। दूसरी आ गई रेट्स में भी एडजस्टमेंट होगी। ढूंढते ढूंढते आए तो रेट्स, टैक्सीज एंड इंश्योरेंस यहाँ पर लिखा है, एक एडजस्टमेंट यहाँ होगी, इसको भी स्टार मार्क कर लिया। बैड डेट्स प्रोविज़न, बैड डेट का प्रोविज़न है, इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट है और हमारे जो डेटर हैं, डेटर में तो हमने पहले ही निशान लगा लिया था। अब बैड डेट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा इसमें जो भी एडजस्टमेंट हो इनर कॉलम में लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की तो पता ही है हमें। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ले गया तो ड्रॉइंग अकाउंट हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा तो हमारा कैपिटल में आ गया। और परचेज में से माइनस होता है तो परचेज को तो हम रखते ही तकरीबन इनर कॉलम में है तो परचेजेज में भी इसका असर हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड है कि पहले ही पे कर दिया था तो कहाँ असर पड़ेगा जी? इंश्योरेंस पर पड़ेगा, हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो रेट्स, टैक्सीज एंड इंश्योरेंस इकट्ठा दे रखा है, वहाँ पर असर होगा इसका। आगे है मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करके लिखना, पहले से जो कुछ है उसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा तो और कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुड्स कॉस्टिंग जो यहाँ पर है, जो ड्राइंग है 6000 की, तो आपने जैसे ही एडजस्टमेंट पढ़ी, क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना है। पढ़ने पर पता चला कि एक जो प्रोपराइटर 1000 रुपये का सामान ले गया था वो भी ड्राइंग में होगा। एडजस्टमेंट में यहाँ पर स्टार मार्क कर लिया कि इसको मैं अभी कर देता हूँ एडजस्टमेंट को साथ में ही, अदरवाइज मैं पहले एंट्री करता ट्रायल बैलेंस की और फिर एडजस्टमेंट देखते। लेकिन ड्राइंग को हम इनर कॉलम में कैपिटल में से माइनस करते हैं। 6000 के साथ साथ 1000 की ड्राइंग और भी है, ये हमने स्टार मार्क कर लिया था ताकि ध्यान आए। तो स्टार मार्क किया था 1000 रुपये की ये और 6000 रुपये की ये, टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 7000 की। तो सीधा हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे लेस करेंगे ड्राइंग को 7000। इसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। एक एक करके सभी एंट्रीज को लिखते हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है, एसेट साइड में जाएगी, लेकिन इनर कॉलम में लिखी क्योंकि स्टार मार्क किया हुआ हमने, इसमें एडजस्टमेंट होनी है। कैरीज आउटवर्ड कोई स्टार मार्क नहीं है। 2808 रुपये हमारा एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का है तो एक लाइन लगानी है कि यहाँ तक ट्रेडिंग का चलेगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस का तैयार करना है। तो लाइन लगाई, हमें एडजस्टमेंट क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया था कि इतने पोर्शन में ये थोड़ा सा डाउट है तो थोड़ा सा और नीचे लगा लीजिए लाइन। तो जहाँ तक एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद लाइन लगाया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से हम चालू कर देते हैं। तो ये जो कैरीज आउटवर्ड का खर्चा है 2808 रुपये हमने आउटर कॉलम में लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होती तो अंदर वाले में लिख देते। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस स्टार लगाए, इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 16194 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा खर्चा है 400 रुपये का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, लेकिन स्टार लगा है इनर कॉलम में। ओके लिखा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और उसके बीच में हमने गैप दिया क्योंकि इनर कॉलम में लिखा, इसका मतलब नीचे एक एंट्री और आएगी जिसको हम एडजस्ट करेंगे इसके साथ। ये भी इनर कॉलम में लिखी, इसका मतलब एक लाइन और छोड़कर आगे जो भी एंट्री आएगी वो गैप देकर लिखेंगे।
ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो स्टार लगाने का फ़ायदा ये रहेगा कि उसके बाद आप पेंसिल रखेंगे तो एक निशान लगा सकते हैं कि ये एंट्री यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। कैश इन हैंड हमारी एसेट है 6,100 रुपये, एसेट साइड में लिखा, एसेट है तो ओपनिंग स्टॉक 11,678। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक ही लिख कर छोड़ा था, 11,678 रुपये हमने अपडेट किया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। मोटर कार हमारी एसेट है, स्टार मार्क लगा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट होगी। इनर कॉलम में 18,000 लिखेंगे, एसेट एसेट साइड में लिख दिया जाएगा मोटर कार। अब कैश इन हैंड आउटर कॉलम में था, इसलिए हमने इनके बीच में जगह एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोटर कार अंदर लिखा, अब इसके बाद एक लाइन की स्पेस ज़रूरत पड़ेगी। कैश एट बैंक हमारी एसेट है, 9,110 एसेट साइड में लिख दिया। अब स्पेस छोड़ दिया कि एक एंट्री जो और एडजस्टमेंट होगी वो लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग स्टार मार्क है, अंदर की साइड लिखना पड़ेगा 24,000, एसेट है, एसेट साइड में एसेट का कॉलम है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया। बैड डेट्स हमारा खर्चा है 1250 का, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये भी लिख दिया 1250, स्टार मार्क था, अंदर की साइड लिखा। परचेजेज हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट साइड में आएंगे, लेकिन किसके, ट्रेडिंग के में है हमारा में, लेकिन स्टार लगा है, इसका मतलब इसमें भी एडजस्टमेंट है। 1,34,916 रुपये हमने अंदर की साइड में लिखा परचेज। यहाँ से परचेज रिटर्न हो सकता है, आग लग गई हो वहाँ से सामान माइनस होगा, अगर ओनर जो भी प्रोपराइटर है वो सामान ले गया वो भी माइनस करेंगे, तो इसमें एडजस्टमेंट होती रहेंगी। सेल किया हुआ सामान वापस आ गया 15,642 रुपये का, तो बाई सेल्स के नीचे लेस किया कि बेचा हुआ सामान अभी देखेंगे कितना आगे मिल जाएगा, उसमें से इतना माइनस करेंगे। जो एंट्री मिल जाए हम पहले वो लिखते रहेंगे, हम ढूंढेंगे नहीं, पहले बाई सेल्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ढूंढने के लिए कि बाई सेल्स कितनी दी गई है, वो बाद में लिख देंगे। हमने स्पेस इसीलिए तो पहले लिखा था सबसे पहले कि गड़बड़ ना हो। एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया, खर्चा मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में 4,528 रुपये। अब बैड डेट में आपने देखा था कि एडजस्टमेंट में भी प्रोविज़न है, अंदर प्रोविज़न है, यानी कि ओल्ड प्रोविज़न माइनस करेंगे और न्यू प्रोविज़न को ऐड करेंगे, तो 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो स्पेस अच्छा खासा छोड़ देना है। क्वेश्चन पढ़ने का फ़र्क यही पड़ता है पहले कि आपको याद रहेगा कि 2 प्रोविज़न की एंट्री बैड डेट के साथ करनी है। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, पैसा आएगा 13,764 बिल रिसीवेबल। जनरल एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं 8,978, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस स्टार मार्क लगा दिखाई दे गया, यानी कि अंदर की साइड लिखना है 7,782 रुपये खर्चे हैं हमारे, ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद कैरीज इनवर्ड, जब सामान खरीद कर लाए थे तब जो कैरीज का खर्चा था, डेबिट हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, लेकिन इनवर्ड है, यानी कि परचेज करते समय हमारे ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा। अगर सेल करते समय आउटवर्ड दी गई है तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाता है। तो जो फैक्ट्री से कंसर्न जो भी खर्चा कैरीज का हो या किसी चीज़ का हो, हम ट्रेडिंग में लिखेंगे। क्रेडिटर दिए गए हैं हमारी, ये लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो लाइबिलिटी का कॉलम हमारा क्रेडिटर आ गया, ये इतना पैसा अभी देना बाकी है। कैपिटल हमारा लाइबिलिटी साइड का सबसे पहला पॉइंट कैपिटल का होता है, ये कैपिटल 60,000 रुपये लिखी, एक ड्राइंग माइनस करनी है 7,000 की। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो भी लिखना है यहाँ पर। मॉर्गेज लोन हमारा देनदारी हम पे करेंगे, इसलिए ये हमारा क्रेडिट, इसमें क्रेडिटर के नीचे लाइबिलिटी साइड में मॉर्गेज लोन लिख दिया। अब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो आएगा आगे देखेंगे। सेल है, सेल हमारी क्रेडिट साइड में रहती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बाई सेल्स अभी हमें मिल गया, बाई सेल्स और लेस हमने करनी है सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न 2,692 रुपये, परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड जो बाहर हुआ, या परचेज रिटर्न जो भी वर्ड लिखिएगा, तो परचेज रिटर्न हो गया 2,692। रेंट रिसीव्ड यानी कि हमें फ़ायदा हुआ है, इनकम हुई है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के राइट साइड में आ जाएगी, 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, रेंट आया हमारे पास 500 रुपये। डिस्काउंट मिला है, इसका भी हमें फ़ायदा हुआ है 880 रुपये का, ये भी फ़ायदा है बाय डिस्काउंट। बिल्स पेएबल, ये पे करना पड़ेगा हमें, हमारा ये देनदारी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे कि बिल इतने का पे करना अभी भी बाकी है। बैड डेट्स प्रोविज़न अंदर लिखा है, इसका मतलब ये ओल्ड प्रोविज़न है, ओल्ड प्रोविज़न हमारा
बैड डेट के साथ में एडजस्ट करते हैं हम, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लेस ओल्ड प्रोविज़न। ये हमारा डेबिट था, अब ये क्रेडिट साइड में था, इसलिए ये लेस हो गया इसमें से। तो बैड डेट के साथ में आपकी एंट्रीज ये फिक्स हैं, टू बैड डेट। इसमें से ओल्ड प्रोविज़न हमेशा माइनस होगा, प्लस न्यू प्रोविज़न होगा। और कोई खर्चा होगा अगर फर्दर बैड डेट दिया गया है तो वो ऐड हो जाएंगे फर्दर बैड डेट, यानी कि बैड डेट जो पैसा डूब गया, पहले कहेंगे कि 10,000 डूब गए, फिर कहेंगे कि 5,000 और डूब गए, तो हम यही कहेंगे कि ऐड कर देंगे 5,000, टोटल 15,000 रुपये डूब गए। अब ये सारी एंट्री हमने कर दी है। अब एडजस्टमेंट को लेकर चलते हैं कि हमने इनर कॉलम में लिख कर तो छोड़ दिया है कि किस किस में हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेंट करनी है, अंदर लिखने से काम नहीं चलेगा, अब उसमें एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लगाया कि लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका 5% एक साल का लॉस हो गया, यानी कि उसका मूल्य में कमी आ गई, डेप्रिसिएशन हो गया, मूल्य ह्रास 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे हम, कहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग, ये रही, इसका 24,000 की थी ये, हमने इसका 5% कैलकुलेट किया तो डेप्रीशिएशन लेस हो जाता है, क्योंकि पहले 24,000 की कीमत थी, अब वो 1,200 रुपये कम हो गई, 5% बताया था उसने, यानी कि अब 22,800 की बची है। ठीक है, 24,000 से 22,800 तो आ गई, लेकिन ये 1,200 रुपये यहाँ कम कर दिए, ये कहाँ लिखेंगे जी? तो हमारा नुकसान है, बिल्डिंग हमारी 24,000 की थी, अब 22,800 की रहेगी, तो 1,200 का तो लॉस है। लॉस तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के लेफ्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड में लिखते हैं। तो एक डेप्रीशिएशन अगर एक है तो सीधा लिख देंगे लैंड एंड डेप्रीशिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर एक से अधिक डेप्रीशिएशन है, जैसे यहाँ पर डेप्रीशिएशन दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग का भी और मोटर व्हीकल का भी, जब कभी भी ऐसे ज़्यादा डेप्रीशिएशन दिए हों तो आप यहाँ पर डेप्रीशिएशन लिख लीजिए और उसके बीच जितने भी हों कि लैंड एंड बिल्डिंग का है, मोटर व्हीकल का है और किसी का हो तो वो भी लिख दीजिए, और सभी को जोड़कर एक साथ लिख दीजिए बाहर कि इतने का डेप्रीशिएशन की वजह से लॉस हुआ है। तो यहाँ पर 1,200 का डेप्रीशिएशन हुआ तो पहले लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन, किसकी वजह से था ये, लैंड एंड बिल्डिंग का 1,200 का डेप्रीशिएशन का लॉस हो गया हमें। तो एडजस्टमेंट है तो कम से कम 2 एंट्री तो करनी पड़ेंगी हमें। दूसरा, मोटर व्हीकल का 15% का डेप्रीशिएशन है। मोटर व्हीकल देखते हैं कहाँ है, मोटर व्हीकल ये रहा, इसके ऊपर 15% कैलकुलेट करेंगे। 18,000 की मोटर व्हीकल थी, मोटर कार। अब डेप्रीशिएशन के बाद 27,000 का नुकसान होने के बाद 15,300 की बची है मोटर कार। अब ये 2,700 का तो लॉस हो गया, हमारे पास डेप्रीशिएशन का लॉस की साइड में लिखने के लिए जगह है, यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन। अब ये जो कितना हुआ मोटर कार का 2,700, तो टोटल हमें 3,900 का लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप लगने की वजह से 3,900 का लॉस हो गया। अब आगे क्या कहता है कि इंटरेस्ट जो 5% है, 1 अप्रैल 2009 को लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 5%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा जो लोन है 17,000, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे। अब 5% कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमने इंटरेस्ट और लोन, जैसे आपने अगर यहाँ 400 रुपये तो इंटरेस्ट पे कर रखा है और इंटरेस्ट का रेट था 5%, यानी कि अगर 5% कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 400 आ जाता है तो इसका मतलब पूरा इंटरेस्ट पे कर रखा है। अगर 400 से ज़्यादा आ गया यानी कि 500 आ गया तो इसका मतलब ये है कि टोटल इंटरेस्ट तो बना था 500 का, 400 का पे कर चुके हैं ऑलरेडी, ट्रायल बैलेंस में दे रखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपये पे कर दिए और टोटल बनता है 500 का। इसका मतलब 100 रुपया अभी भी बचे हैं, देनदारी है, तो 100 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो इस प्रकार 5% दिया गया है, तो सबसे पहले हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि टोटल 850 रुपये बनता है 17,000 का। मॉर्गेज लोन है 17,000, 17,000 के ऊपर कैलकुलेट किया, टोटल 850, जिसमें से 400 तो पहले यहाँ लिखा है कि पे हो चुके हैं, यानी कि अब कितना रह गया 400 पे करने के बाद 450, यानी कि इतना अभी भी बकाया है। तो बकाया है तो इसको तो हम उसमें ऐड करेंगे कि 400 तो पे कर दिए, 450 जो पे नहीं किए हैं, टोटल मिलाकर 850 का इंटरेस्ट है। इसमें से 450 अभी पे नहीं किए हैं, वो अलग से भी लिखने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की 450 अभी भी हमारी देनदारी बाकी है, जिसमें से 400 का तो हम पे कर चुके हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिया था, 450 अभी बाकी है, टोटल 850।
गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 वर सेंट टू ए कस्टमर। अब इसके लिए हमें क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक जो भी हमारी पहले एंट्री रही होगी वो वहाँ पर चाहिए, उसी में से प्लस माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि हमारी बाहर हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्लोजिंग स्टॉक 13,700 दिया है। तो साथ साथ इसकी भी एंट्री कर देते हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए। तो 1,200 के गुड्स थे कस्टमर को सेंड किए थे, जो कि 1,400 रुपये रिकॉर्ड किया गया है, हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल, कि एक्चुअल सेल हो गई ऐसा दिखा दिया। लेकिन जो अप्रूवल बेसिस है वो हमारी एक्चुअल सेल नहीं होती है, इसलिए हमें जब अकाउंट तैयार करते हैं उस दिन उसे ठीक करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। एक्चुअल सेल नहीं हुई, उस दिन तक उसने फाइनल ही नहीं किया है, तो क्या भरोसा वो फाइनल सेल हो जाएगी, नहीं होगी तो हम उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 13,700 यहाँ पर है। उसके अलावा हमारी जो सेल में से करते हैं, सेल लिखी है, डेटर सन्ड्री डेटर भी हमारे पास है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा था 13,700, वो नहीं लिखा है। चलिए उसको लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 13,700 और एसेट साइड में भी आएगा 13,700। तो हमारे पास ये 4 एंट्री हो गई। इनर कॉलम में लिखा क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट होगी। तो ये 4 जगह हैं, चारों जगह हम लिखेंगे कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो 1,200 रुपये का सामान था, दोनों साइड में 1,200 रुपये के हिसाब से ये 1,200 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक की हमारी एंट्री। अब बच गई सेल। सेल हमने तो मान ली थी कि सेल हो जाएगी, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो इसको हम एक्चुअल सेल नहीं मानेंगे तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो डेटर्स भी कम हो गए और हमारी सेल दोनों कम हो जाएंगी। 1,400 रुपये जो कि सेल का रिकॉर्ड अपडेट किया था, 1,200 रहेगा सिर्फ आपके क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि वहाँ पर तो जो कॉस्ट प्राइस है, जितने का सामान है एक्चुअल में, वही ऐड करेंगे स्टॉक में। इसके बाद कह रहा है कि सैलरी है 1,400 रुपये आउटस्टैंडिंग है और 800 रुपये का रेट्स आउटस्टैंडिंग है। ये अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना बाकी है। ये हमारी अभी भी लाइबिलिटी है कि ये हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, दोनों को, 800 को और 1,400 को। लेकिन इनकी दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सैलरी है, हमारा खर्चा है, रेट्स हैं, ये भी खर्चा है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन किसी के साथ एडजस्ट अगर ऑप्शन बची है तो उसके साथ करेंगे। चलिए देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा होता है, सैलरी वही है, तो इसमें 16,194 का पहले खर्चा हो चुका है और 1,400 रुपये का और खर्चा हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का है। टोटल खर्चा हो गया 17,594 का। लेकिन ये 1,400 रुपये तो अभी तक पे नहीं किए हैं। पे नहीं किए तो हमारी लाइबिलिटी में भी हमें दिखाने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें यहाँ और शो करनी पड़ी है। इसके अलावा एक रेट्स था, रेट्स ये यहाँ पर है। तो 7,782 का, तो इन तीनों का जो भी इंश्योरेंस का है, टैक्स का है, रेट्स का खर्चा मिलाकर 7,782 ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एक अमाउंट और है जो अभी यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी तो हम कहेंगे कि अगर 8,000 का खर्चा पहले था, 2,000 का तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि टोटल जो खर्चा है वो तो 10,000 का हो जाएगा, 2,000 हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 800 रुपये का रेट्स है, ये ड्यू है, पे ही नहीं किया है, यानी कि खर्चा लिखा नहीं है हमने अभी तक। 800 रुपये ये लिख दिए कि इतना खर्चा हुआ, टोटल किया, और आउटस्टैंडिंग हम अलग से दिखाएंगे कि 800 रुपये पे नहीं किए गए हैं। तो बैड डेट प्रोविज़न इज़ टू बी ब्रोट, बैड डेट का प्रोविज़न बनाना है। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविज़न दिया गया होता है वो ओल्ड प्रोविज़न होता है, और एडजस्टमेंट में जो कोई भी प्रोविज़न दिया गया होता है वो न्यू प्रोविज़न होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये प्रोविज़न न्यू प्रोविज़न है, बाहर एडजस्टमेंट में है। अब एडजस्टमेंट वही बात है, कम से कम 2 जगह पर हमें रिकॉर्ड करना है। एक तो बैड डेट वाले में हो जाएगा, ऐड कर देंगे कि हमने मान लिया कि 5% का पैसा हमारा और जो डेटर के ऊपर है वो डूब जाएगा, हमने इसका प्रोविज़न बना दिया। लेकिन अब डेटर हमने मान लिया, एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख के डेटर थे, हमने मान लिया कि 10,000 के तो पैसे देंगे ही नहीं, ये डेटर डूब जाएंगे, यानी कि 90,000 का ही पैसा आएगा। तो हमें यहाँ पर भी डेटर में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो 2 एंट्रीज की हमारी हो जाएंगी। तो पहली एंट्री। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब कभी भी आपका सेल रिटर्न बेसिस पर एडजस्टमेंट आपकी आई है और आपको फिर प्रोविज़न बनाना है, तो उस प्रोविज़न को बनाने से पहले आपको डेटर का कैलकुलेट करना होगा अलग से, क्योंकि जो भी डेटर हैं पहले 1,20,000 के मान लिए थे, अब 20,000
का जो डेटर है वो सेल और रिटर्न बेसिस यानी कि अप्रूव होगा तो डेटर है, तो पहले 20,000 का माइनस हो जाएगा, उसके बाद 1,00,000 बचा, उसके ऊपर फिर प्रोविज़न बनेगा, 10% है तो 10,000 का, फिर 90,000 के डेटर बचते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है हमारा कि आप जब कभी भी सॉल्यूशन करेंगे तो सेल्स रिटर्न बेसिस अगर कुछ दिया है तो पहले डेटर में से माइनस करने के बाद 36,800 यहाँ पर जो बचा है आपको प्रोविज़न 36,800 पर बनाना है। ये दो चीज़ें आ गई आपकी। अगर जब कभी भी अप्रूवल बेसिस आपका दिया गया है एडजस्टमेंट, और दूसरी आपकी होती है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसे दो टाइम पर आपको प्योर डेटर जो होते हैं वो निकालने के बाद उसके ऊपर कैलकुलेट करने होते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पर जो नया प्रोविज़न बनाना था वो बनाया 36,800 पर, 1,840 रुपये बन गए। इतना माइनस करने के बाद 34,960 हमारे डेटर बच गए। लेकिन ये जो प्रोविज़न बनाया है 1,840 का, ये तो हमारा नुकसान जो हमें डेबिट साइड में ऐड करना है बैड डेट में। नया प्रोविज़न ऐड किया, पुराना माइनस हो गया, बैड डेट है। फर्दर बैड डेट होगा तो ऐड हो जाएगा फिर हमारा, और कुछ होगा तो। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो हम पहले लिख चुके हैं ऊपर वाली एंट्री के साथ में। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000, अब हमने एक ड्राइंग में लिख दिया था ये 1,000 रुपये। ड्राइंग में 1,000 रुपये हमने ऐड कर दिया था, 6,000 प्लस 1,000 7,000। ये एक एंट्री तो हम लिख चुके हैं, दूसरी एंट्री कहाँ, बाकी वो भी तो है। तो जब कभी भी एडजस्टमेंट में दी गई है और प्रोपराइटर अगर सामान लेकर गया है, कहाँ का एंट्री होगी जी? एक क्रेडिट एक डेबिट एंट्री। एक तो ड्राइंग हो गई, ड्राइंग्स और परचेज में से, यानी कि ड्राइंग में तो हमने ऐड कर दिया था, परचेज में भी बाकी है। तो परचेज में से हम लेस करेंगे 4 ड्राइंग्स, 1,000 रुपये परचेज में से माइनस हो गया। आप इसको पहले 6,000 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पहले ही लिखें, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 6,000 लिख देते पहले, अब इसमें आपको फिर 1,000 रुपये ऐड करना पड़ता और टोटल जो आपकी ड्राइंग्स होती वो 7,000 अंदर दिखाते इस प्रकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड है, हमने जब पहले ही पे कर दिया है अगले फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि ये हमारे इस साल का खर्चा नहीं है 350 रुपये। तो इंश्योरेंस का हमने जहाँ कहीं भी लिख रखा है, इसका मतलब जो पैसा हमने इंश्योरेंस का मान लीजिए 30,000 पे किया है, इसमें से 10,000 तो अगले साल का है। हम तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय सिर्फ इसी साल का खर्चा, इसी फाइनेंशियल ईयर का लिखेंगे, यानी कि 10,000 को माइनस करेंगे। 20,000 का इंश्योरेंस इस साल का है, हमारा खर्चा इंश्योरेंस का इस साल का सिर्फ 20,000 है। तो 10,000 कहाँ जाएगा? ये एसेट के रूप में रखा रहेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में यूज होगा ये। तो इंश्योरेंस 350 रुपये प्रीपेड है। इसका मतलब पहले जो इंश्योरेंस हुआ था उस इंश्योरेंस में ये क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे हम या क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का खर्चा नहीं है हमारा। तो टोटल किया, रेट्स टैक्सेस में हमने एक आउटस्टैंडिंग रेट ऐड किया था और ये इंश्योरेंस वाला माइनस कर दिया प्रीपेड। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो हम इसको जोड़ देते और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एज ए एसेट 350 रुपये एसेट साइड में आ जाएगा। इसके बाद है प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड ध्यान देना है, आफ्टर और बिफोर में फॉर्मूला आपको पुट करना है, कैलकुलेट होगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए। अभी तक जो भी हमारे पास, अगर मैनेजर का हमें कमीशन निकालना है तो हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट से पहले। लेकिन कैलकुलेट करने का क्या है कि अभी तो हमारी बाकी ट्रांजैक्शन सारी पूरी हो चुकी हैं, मैनेजर कमीशन को हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो भी निकलना है उसको निकालेंगे। टोटल किया हमने, राइट साइड का ज़्यादा था क्रेडिट का, डेबिट का कम था। हमने 11,678, 1,31,224, 7,858 ये तीनों माइनस किए। उसके बाद जो फिगर बचा वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, नीचे लेकर जाएंगे 69,584। तो ये हमारा राइट साइड में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ऊपर से लेकर आ गए। इसके बाद हमें टोटल करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। राइट साइड का देखा हमारा ये ज़्यादा लग रहा है 17,000 और 8 के बाद कोई बड़ा फिगर नहीं है। तो टोटल किया, हमारा
बैलेंसिंग करेंगे तो टोटल तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए, लेकिन इस तरफ हमारे जो फिगर बचे हैं वो पेंडिंग हैं, दो हैं। एक तो नेट प्रॉफिट का पेंडिंग रह गया और एक कमीशन देना है। अब जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, यानी कि 70,964 में से ये सब माइनस करते, उसी से हम प्रॉफिट निकालते जी। जी सर। तो उसी प्रकार हमने एक फिगर निकाला, 70,964 में से सारा माइनस कर दिया तो 22,404 बचा, यानी कि ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। हमने रफ में लिखा है, अभी यहाँ नहीं लिखा क्योंकि एक एंट्री बाकी है। हमने रफ में लिखा 22,424। मेरा मन भी मानने को तैयार नहीं हुआ कि एक एंट्री बची है, कमीशन दिया, कमीशन देने के बाद 22,404 कैसे बचेगा भाई? 22,404 नहीं बचेगा, लेकिन कमीशन जो देना है वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, पता होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। 5% दिया है और आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग के लिए यही है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट बनता है 22,404, इसका 5% निकालेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 105 कर देंगे, बिफोर चार्जिंग है तो ये ओनली 5% आ जाएगा। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 22,404 का आफ्टर चार्जिंग 1066.85, 1067 हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी कि मैनेजर का कमीशन बन गया 1067। मैनेजर का कमीशन लिख देंगे, टू मैनेजर्स कमीशन। अब कैलकुलेट तो कर लिया, क्या ये खर्चा हमने ऐड किया है, क्या मैनेजर को पे कर दिया? अभी तक नहीं किया है, मतलब ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब अभी लाइबिलिटी साइड में भी हमें लिखना पड़ेगा कि मैनेजर का ये पैसा इतना बन गया है, दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। आउटस्टैंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैनेजर कमीशन का आउटस्टैंडिंग ही होता है, क्योंकि आप अभी तैयार करें, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो एंट्रीज की भी कर दी। अब जिस तरीके से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, अब उसी प्रकार फिर निकाल लेंगे 70,964 में से। अब ये एक फिगर और आ गया है इसके साथ में, और माइनस करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता है 21,337 रुपये बचता है। ये आ गया नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने में किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पॉइंट है तो बताइए प्लीज़। जैसे नॉर्मल नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसी प्रकार एक रफ में लिखिएगा उस फिगर को, और उसके ऊपर मैनेजर कमीशन के जो दो फॉर्मूले हैं, बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उनके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और लिख दीजिए। उसके बाद फिर ये फिगर और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा हो चुका है। तो 22,404 आपका नेट प्रॉफिट आपने निकाला था, इसके ऊपर आपने कह दिया कि हम इसको 1,067 रुपये मैनेजर को कमीशन देंगे। तो ये कितना बच गया जी? 7,3,3,1,2, 21,337 रुपये बच गया। ये प्रॉफिट आ गया। या आप जो टोटल है इसमें से बाकी के माइनस कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, जो तरीका आपको ठीक लगे। 22,404 हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, लेकिन कमीशन देना पड़ गया, कमीशन दिया तो वो माइनस कर दिया, बचा हुआ हमारा प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट है, इसको हम ले आए अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में ऐड किया तो टोटल करके बाहर लिख दिया, 60,000 में 7,000 माइनस किया ड्राइंग का, और प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर दिया। इसके बाद तो हमारी कोई एंट्री बची ही नहीं, सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी हैं। टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सोल्व हुआ है। 1,17,284, 1,17,284 दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। बैलेंस शीट का तो टोटल अपने आप बराबर आएगा। यहाँ पर आप बैलेंसिंग करते हैं इसलिए टोटल आप लिखते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी दोनों में से कोई भी होगा वो रहता है। लेकिन बैलेंस शीट का तो ऑटोमेटिक टोटल बराबर आएगा। अगर ये टोटल बराबर नहीं आया, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर आप जैसे एडजस्टमेंट करते हैं, क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं एग्जाम में, अगर पेंसिल से अगर एडजस्टमेंट को करेंगे तो थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ गलती कहीं पर कैलकुलेशन में हो जाती है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, जैसे करना चाहें। इस कंसर्न किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पॉइंट है तो बताइए प्लीज़।